अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न टू प्रोड्यूस sometimes 30 ATPs and sometimes 32 ATPs from electron transport chain, glycolysis, Krebs cycle, and after that electron transport chain and chemiosmosis के बाद जो हमें huge amount of ATPs मिलते हैं for all type of working for utilization of energy in the form of वर्क, चाहे वो मेटाबोलाइट्स की उन्हें यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे रूटीन वर्क्स में हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. इन केस ऑफ ऑल ऑफ दिस, अगर यूटिलाइजेशन हो एनर्जी को यूटिलाइजेशन फॉर्म तक लाने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिलती है वो हमारे पास अगर 32 ATPs के मॉलिक्यूल हैं और समटाइम्स 30, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है या इसकी वजह क्या है. आई टोल्ड यू अबाउट द लोकेशन. मैंने इन तीनों प्रोसेसेस की अलग लोकेशन आपको बताई. ग्लाइकोलिसिस, आफ्टर दैट, जिसके बाद हमारे पास कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास कौन कौन से मेजर कंपोनेंट आए या कंपाउंड आए, वो हमारे पास थे NADH कितने थे, 2 प्योर G3P थे, तो हमारे पास टोटल NADH कितने आए, 2 आए. 2 G3P एक ऑलरेडी मौजूद था और एक DHAP की कन्वर्जन के बाद हुआ. तो उसकी जब नेक्स्ट कंपाउंड में कन्वर्जन हुई तो हमारे पास एक NADH G3P से और दूसरा जो G3P वजूद में आया था किससे, DHAP की कन्वर्जन के बाद. तो टोटल NADH हमारे पास कितने बने, 2 को आपने मल्टीप्लाई करने 2.5 से. 7 मल्टीप्लिकेशन के साथ ये लिखते जाए ताकि एक दफ़ा फिर रिवीजन हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ़ ATPs कितने थे, 32 थे. इसके अलावा NADH के अलावा हमारे पास दूसरी की चीज़ें क्या बनी थी, ATPs हमारे पास 4 बने थे. 4 ATPs में 2 तो हमने नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप के लिए रख लिए. जैसे आपने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस में पढ़ा था कि वो 2 ATPs यूज़ करते हैं, तो 2 वहाँ पे चले गए या इक्वलाइज हो गए और 2 ATPs हमारे पास बच गए. तो ग्लाइकोलिसिस के बाद के फाइनल स्टेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई, NADH2 जिसको आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करके 5 ATPs लिखना है. उसके बाद सेकंड हमारे पास जो चीज़ थी वो ATPs थे 4, लेकिन हम 2 में लिखते हैं, काउंट हम उसे 2 करते हैं और विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस, क्योंकि ये ATP ही की शक्ल में मौजूद है. और थर्ड हमारे पास आया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट. ये टोटल हमारे पास थे 2 NADH, 2 ATPs एंड 2 पायरुवेट. ये ग्लाइकोलिसिस के हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था और इट विल डन इनसाइड द, कहाँ हुआ, इट वाज डन इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया से इसका अब तक कोई लेना देना नहीं था इन तीनों मॉलिक्यूल्स का. ना ये ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पैदा होने वाला NADH का कोई इससे इस वक्त कंसर्न है, ना ही ATPs का है और ना ही हमारे पास पायरुवेट. वो जब आगे प्रोसेस होगा तो फिर वो मैट्रिक्स लग जाएगा, एसाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट हुआ और क्रेब्स साइकिल की शक्ल में प्रोसेस गोइंग ऑन हुआ. ठीक है, लेकिन इस वक्त जहाँ पे हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस वाज डन बिफोर द फर्दर प्रोसीजर, इट वाज इमेजिन्ड कि वो साइटोप्लाज्म में हुआ. अब यहाँ पे सेकेंड क्रेब्स साइकिल है जिसमें पायरुवेट को हमने NADH को भी यहाँ से उठाया, ना ही ATPs को उठाया. हमने सिर्फ पायरुवेट को लिया और उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसाइल को A में कन्वर्ज. 2 टाइम्स पायरुवेट की कन्वर्जन हुई, 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमारे पास हर दफ़ा कन्वर्जन के नतीजे में 1 NADH प्रोड्यूस हुआ. 2 NADH प्रोड्यूस हुए, इट मीन्स 5 ATPs आप ये लिख लें. ठीक है, 5 ATPs ग्लाइकोलिसिस, 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ने भी आके जाके कन्वर्जन की एसाइल को A में, उसने भी 5 ATPs प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है, 2 NADH थे विच मीन्स 5 ATPs. अब टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs के आ गए, हमारे पास 5 आ गए NADH से,
2 हमारे पास आ गए ATPs की शक्ल में, और उसके बाद 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए किसके, कन्वर्जन फ्रॉम द पायरुवेट टू द एसाइल कोएंजाइम A। अब इनको आप काउंट कर लें, ठीक है, हो गए, लेकिन हमने इन्हें अभी साइड पे रखा है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल को आपने देखा, इट वाज परफॉर्म्ड इनसाइड द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में सारा प्रोसीजर हुआ, किस तरह एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्जन के बाद लास्ट में जो हमें अवेल हुआ वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, और वो हमने देख लिया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। NADH हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के बाद कितने आए, 6 आए, ठीक है। उसके बाद FADH2 आए, जिसको हमने ATPs लिखा 3 ATPs, यहाँ पे 6 को 2.5 से किया तो 15 ATPs आ गए। उसके बाद FADH के 2 को, क्योंकि 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल था तो हमारे पास ATPs 3 आ गए। इन तमाम को ऐड करते जाए और ATPs हमारे पास 1 प्रोड्यूस हुआ था in the form of GTP और ATP आर इक्वल, इसलिए 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल में हमने 2 यहाँ पे ATPs लिख लिए। अब इन तमाम को आपने काउंट किया तो आपके पास 32 आ गए क्रेब्स साइकिल से, आपके क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से 32 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड, हो गए प्रोड्यूस्ड। अब हम देखते हैं कि 30 और 32 का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पॉइंट आपने कौन सा देखना है, आपने देखना है ग्लाइकोलिसिस का पॉइंट, जहाँ पे जनरेट हुआ था ये सेकेंड स्टेप्स में, जहाँ पे हमारे पास NADH के 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए थे। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हुआ था, दे हैवन नीड टू कम इनसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मौजूद है। उससे आगे इनर मेम्ब्रेन में प्रोसेस होने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ माइट्रोकॉन्ड्रियल NADH। ये वाला NADH जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रियल NADH है, और वो तमाम स्टेप्स कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 अप टू 5 स्टेज तक फाइनल कन्वर्जन फ्रॉम NADH टू या FADH2 टू फाइनल कन्वर्जन ATPs में उन्हें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास NADH प्रोड्यूस हुआ, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, दे विल हैव टू एंटर इनसाइड द मैट्रिक्स। उन्हें मैट्रिक्स में एंटर होने के लिए, उन्हें कॉम्प्लेक्सेस तक पहुँचने के लिए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द इनर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस, उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये है तो NADH, इट इज़ ऑल्सो साइटोसोल NADH, साइटोसोल NADH है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्सेस तक पहुँचेगा तो इफ़ बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स 2 NADH है ग्लाइकोलिसिस के आप देखें 2 NADH है, 1 आफ्टर 1 कन्वर्जन ऑफ G3P, सेकेंड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ DHAP। यहाँ पे जो ये सेम प्रोसेस, इसी तरह हम दोबारा इन तमाम कंपाउंड्स को दोबारा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस हुए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट फिर प्रोड्यूस हुआ अप टू द पायरुवेट, ताकि पायरुवेट के 2 बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 NADH थे, ये साइटोसोल, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। इन्होंने माइट्रोकॉन्ड्रिया तक पहुँचना है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से होकर इन्होंने फिर इनर मैट्रिक्स में भी जाने की ज़रूरत थी, इन्होंने इनर मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्सेस तक पहुंचना है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहाँ पे इसके ATPs बने 5 ATPs, 2 NAD हमारे पास प्रॉब्लम है। अब ये 2 NADs के लिए 2 टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम्स आर प्रेजेंट, शटल नंबर 1 एंड शटल नंबर 2। ये पॉइंट आप फोकस कर लें अपने जहन में। शटल नंबर 1 इज़ लोकेटेड एट कॉम्प्लेक्स 1 एंड शटल नंबर 2 इज़ लोकेटेड एट कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 में ओनली NADH कैन प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स 2 में जो शटल है उसमें से कॉम्प्लेक्स 2 में से सिर्फ FADH2 कैन बी प्रोसेस्ड, जबकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में ओनली क्या चीज़ मौजूद है, NADH। अगर ये प्रोसेस हो जाता है शटल नंबर 1 से, देन नो प्रॉब्लम इज़,
सेम शटल नंबर 1 से वो प्रोसेस होगा, मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन मूव कर लेंगे, 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 में से मूव करेंगे, 2 प्रोटॉन यहाँ पे मूव करेंगे मैट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स 4 में, और हमारे पास कितने प्रोटॉन्स आ जाते हैं, 10 प्रोटॉन्स, 4 कॉम्प्लेक्स 1 NADH। ये उस NADH की 2 NADH की मैं बात कर रही हूँ जो साइटोप्लाज्म से आया आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस। 2 NADH थे। इफ़ दे प्रोसेस फ्रॉम द शटल नंबर 1, अगर वो शटल नंबर 1 से प्रोसेस करते हैं, NADH रिमेन NADH में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ वहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे, NADH NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा कॉम्प्लेक्स 1, 4 प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑल्सो रिसीव एंड गिव टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस 4, यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स 3 में, फिर ये कॉम्प्लेक्स 2 में ज़ाहिर नहीं जाता, ये डायरेक्ट कोएंजाइम क्यूबोनॉन में चला जाता है, और वहाँ से फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर साइटोक्रोम C, देन आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स 4, और फाइनली ये यहाँ पे यूटिलाइज होके फिर कॉम्प्लेक्स 5 तक जाएगा, जहाँ पे ATP सिंथेज अपना काम करेंगे, और ATP सिंथेज के नतीजे में ATP, और ये वही प्रोसेस है जो हमने पहले डिस्कस किया, सेम प्रोसेस है। देन आफ्टर दैट सेम नंबर ऑफ 32 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया, क्योंकि NADH विच कम्स फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस, उसने अगर कॉम्प्लेक्स 1 को के ज़रिए प्रोसेस किया तो वो सेम नंबर ऑफ ATPs ही प्रोड्यूस हमारे पास हुए। ATPs हम 5 ही से काउंट करेंगे, क्योंकि 1 NADH इज़ इक्वल टू 2 NADH इज़ इक्वल टू 5 ATPs के, और यहाँ पे हमारे पास 10 प्रोटॉन भी रिसीव हो के आगे मूव हुए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 में एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर द एंट्री ऑफ NADH थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 विल बी 10। That is the reason 1 NADH is equal to 2.5 ATPs। यही वजह है कि अगर 10 प्रोटॉन जाएंगे यहाँ से तो 1 NADH किसके बराबर होगा, 2.5 के, और 2 NADH सेम हमने जो 5 कंसिडर किया था NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, हमारे पास 5 ATPs ही आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन में पहले हमने ऐड किया था वही ऐड होगा 5, और 32 ATPs will be produced. How 30 ATPs will be produced? If this NADH which comes from the cytoplasm, which comes from glycolysis, enter in electron transport chain through कॉम्प्लेक्स 2 इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स से पास होते हुए कॉम्प्लेक्स 1 के बजाय कॉम्प्लेक्स 2 को चूज़ कर लेते हैं। आपको पहले ही पता है कि कॉम्प्लेक्स 2 से सिर्फ प्रोसेस हो सकता है FADH2, नॉट NADH। अब यहाँ पे हमारे पास 2 NADH हैं विच वी अवेल्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड दे वांट टू प्रोसेस थ्रू दिस कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन उन्होंने एंट्री ली कॉम्प्लेक्स 2 से इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, क्योंकि ये बहुत बिजी रूट है। आफ्टर ईच NADH FADH2 की कन्वर्जन के लिए बार बार प्रोसेस होगा, तो अगर वो 1 बिजी है कॉम्प्लेक्स और वो 2 से एंटर हो जाते, प्रोसेस हो जाते, तो सबसे पहले वो 2 NADH विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू FADH2, FADH2 में कन्वर्ट होंगे। FADH2 जब FAD में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोसेस होंगे, तो कॉम्प्लेक्स 2 का आपको पता है कि एट द स्टेज व्हेन दे रिसीव द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 एंड कन्वर्ट इट इनटू FAD, देन नो प्रोटॉन विल कम फ्रॉम मैट्रिक्स, कोई प्रोटॉन नहीं जाता। अब यहाँ पे जो NADH की कन्वर्जन यहाँ से अगर एंट्री होती ग्लाइकोलिसिस वाले NADH की, तो 4 प्रोटॉन जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमारे पास यहाँ आते हुए ये 8 हो जाएंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में अगर कॉम्प्लेक्स 2 के ज़रिए एंट्री लेने वाले NADH एंटर होते हैं तो FADH2 में वो कन्वर्ट हुए, क्योंकि यहाँ से NADH प्रोसेस नहीं हो सकता, यहाँ पे FADH2 प्रोसेस हो सकता है, और यहाँ पे कोई प्रोटॉन की एक्युमुलेशन नहीं हुई, ट्रांसफरस नहीं हुई, इट मीन्स 0। यहाँ पे 4 आए थे, देखिए यहाँ पे 0। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ मूव किए थे, कोएंजाइम
क्यू में मूव किया था, लेकिन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में सिर्फ वो 4 प्रोटॉन आए, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन नहीं आया। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचते हुए यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 प्रोटॉन जाएंगे और कॉम्प्लेक्स 4 से भी साइटोक्रोम C से ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स तक। इन्होंने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को कुछ नहीं देना, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स सेकंड की तरह। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन, जब कॉम्प्लेक्स 4 रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C से, देन अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन जो होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 से फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इट मीन्स NADH की सूरत में हमारे पास 10 प्रोटॉन विल एक्यूमुलेट, जबकि यहाँ पे FADH2 की सूरत में दे हैव ओनली 6 प्रोटॉन। यही वजह है कि NADH इज़ इक्वल टू 2.5 और FADH2 इज़ इक्वल टू 1.5, 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 का डिफरेंस किस तरीके से, अगर 2 NADH कॉम्प्लेक्स 1 से प्रोसेस होते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ATPs, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 आएंगे, और 10 प्रोटॉन के साथ कितने ATPs प्रोड्यूस होंगे, आफ्टर फर्दर प्रोसेस 5 ATPs विल बी प्रोड्यूस। FADH2 के कॉम्प्लेक्स के थ्रू, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो NADH प्रोसेस होंगे, इफ़ 2 NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस वाले 2 NADH अगर ये प्रोसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स 2 से, तो वो पहले कन्वर्ट करेंगे FADH2 में। FADH2 के साथ जब हमारे पास एंड प्रोसेस होगा तो कितने प्रोटॉन अवेल होते हैं, 6 प्रोटॉन, और 2 FADH2 की सूरत में हमारे पास कितने ATPs आते हैं, 3 ATPs, 1.5 ईच। तो यहाँ पे 3, जबकि वहाँ पे हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू हो तो 5। कितना फ़र्क है, 5 और 3 का। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स 1 से ये प्रोसेस होता है तो हम ग्लाइकोलिसिस के NADH में ATPs 5 काउंट करेंगे, लेकिन अगर ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू होता है, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इनर मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लाइकोलिसिस के NADH प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल ATPs 3 बनेंगे। 3 और 2 का डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। देन इफ़ कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू अगर फर्स्ट वो कन्वर्ट हुए FADH2 में, तो फिर हम 3 ATPs काउंट करेंगे। हमारे पास एंड में आके 30 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1 होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर प्रोसेस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 2, देन द नेट अमाउंट ऑफ ATPs 30, और अगर कॉम्प्लेक्स 1 से वो एंट्री लेते हैं देन 32 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स कि हमारी जो असल प्रॉब्लम है, वो असल रीज़न है द पोजीशन, द एंट्री ऑफ NADH which were produced in glycolysis inside the cytoplasm, from where position they will enter inside the electron transport chain. वो NADH जो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में बने और साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, वो किस पोजीशन से किस पोजीशन पर, किस पॉइंट पर, किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री लेते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स 1 से एंट्री लेते हैं देन दे वर कंसिडर्ड NADH, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स 2 से देन दे विल हैव टू कन्वर्ट इनटू FADH2। टू FADH2 से 3 ATPs बनेंगे, और जबकि 2 NADH से हमारे पास 5 ATPs बनेंगे। 2 का डिफरेंस है, वही हमें नेट कैलकुलेशन में मिल जाता है। तो रीज़न हमारे पास ये आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल।